यस, आज के बजट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट, देन विल गो फॉर द लर्निंग एंड एवरीथिंग। आज मार्केट में वी आर एक्सपेक्टिंग एक बड़ा मूवमेंट होगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, बट उतनी मूवमेंट्स मार्केट में आज आई नहीं। तो हमें समझना है कि अभी कभी ऐसा भी होता है जिस दिन अच्छी मूवमेंट्स नहीं आती है। तो आज जो दिन था वो पूरा तरह से सेलर्स के लिए था। जो बायर्स थे वो बहुत बार ट्रैप हो गए मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बायर्स के लिए कोई भी वन साइडेड मूवमेंट नहीं मिली जिससे बायर्स का फायदा हो। जिन्होंने भी ओटीएम के कॉल और पुट बाय करके गए थे उनका भी लॉस हुआ, और जो इन द मनी थे उनके भी जो प्रीमियम्स थे वो डिके होते गए। उनकी एक्सपायरी थी आज निफ्टी की, और वैसे भी बजट में कुछ ज्यादा मार्केट ने उसको रिव्यू नहीं किया। मार्केट के जो भी इम्पैक्ट थे वो ज्यादा मार्केट में इंडेक्स में हमारे नहीं आए, या हमारे कोई भी शेयर्स पे इतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरे। सिर्फ आज एक पीओसी बैंक एक सेक्टर था जो बहुत बड़ा। पीओसी बैंक सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वो पीओसी बैंक सेक्टर जो है वही सिर्फ एक अच्छा बड़ा, बाकी सब सेक्टर जो थे उसमें उतनी इंपॉर्टेंस ली, ज्यादा कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। तो हमें ये देखना है कि मार्केट में जो इंडिया विक्स था वो कल कितना था और आज कितना हो गया। और उसके बाद जो पीओसी बैंक बढ़े हैं, देखो निफ्टी का दो सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स का एक अलग सेक्टर होता है, निफ्टी बैंक का अलग सेक्टर होता है, और पीओसी बैंक का अलग सेक्टर होता है। जो निफ्टी पीओसी बैंक थे वो आज सिर्फ बढ़े, तो पीओसी बैंक के स्टॉक्स ये हफ्ते में अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि पीओसी बैंक के रेशियोज आज बहुत बढ़िया तरह से बढ़े हैं। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि बजट के बाद जो इम्पैक्ट आता है वो नॉर्मली कौन से सेक्टर में आ सकता है। तो हमें ये समझना है और उसके हिसाब से काम भी करना है। तो हम पहली बात समझेंगे इंडिया विक्स। जो इंडिया विक्स बढ़ता है तो बायर्स के लिए इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, और उसके हिसाब से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये समझना है भाई इंडिया विक्स क्या होता है। इंडिया विक्स इंडिया की वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट होता है, उसका ग्राफ होता है। जो नॉर्मली जो बड़े ट्रेडर्स है, प्रोडर्स इसको फॉलो करते हैं। हम रिटेल ट्रेडर्स को भी इसको फॉलो करना चाहिए नॉर्मली, बट हम ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इसको फॉलो नहीं करते, इनको पता ही नहीं होता है इंडिया विक्स क्या है, तो इसे फॉलो नहीं करते, और उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में कभी कभी हाई वोलेटिलिटी के दिन, ऐसे बजट या कोई भी बड़ा इवेंट हो उस दिन हमें देखने मिलता है। तो नॉर्मली विक्स को हम थोड़ा सा समझ लेंगे, बेसिक उसके कंसेप्ट को समझ लेंगे कि भाई विक्स होता क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। विक्स का इंपॉर्टेंस नॉर्मली हमारे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि विक्स की वोलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, संभल के रहना पड़ता है। प्लस विक्स का जो परसेंटेज है, विक्स की जो डायनेमिक्स है उसके हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी होती है। और विक्स का अगर हम सिंपल वर्ड्स में मीनिंग देखेंगे तो सिंपल वर्ड्स में विक्स की जो परसेंटेज पे इंडिया विक्स चल रहा है उतने परसेंटेज मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, मतलब उतने परसेंटेज मार्केट दोनों साइड मूव हो सकता है, राइट। तो दोनों साइड अगर 16% मूव मार्केट होगा तो ये वोलेटिलिटी हमेशा बायर्स के लिए दिक्कत देती है, क्योंकि बायर्स को इसमें ज्यादा प्रीमियम पे करके ऑप्शंस बाय करने पड़ते हैं। बट सेलर्स में इसमें अच्छा फायदा होता है, क्योंकि सेलर्स को ज्यादा प्रीमियम्स मिलते हैं, राइट। तो नॉर्मली लास्ट 2 दिन से अगर आप देखोगे तो विक्स 16.55 पे था, अप्रोक्सीमेटली हाई गया था उसका, जो नॉर्मल रेंज से ज्यादा था। नॉर्मली विक्स 9 to 15 अगर रहे तो नॉर्मल बायर्स के लिए अच्छा रहता है। 9 to 15 में नॉर्मली विक्स रहता है जहां पे हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, तो जहां पे ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। उसमें भी वन साइडेड मूवमेंट्स आते हैं, वैसा नहीं आते, बट 9 to 15 अगर है बीच में तो उसमें ट्रेड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट 15 के अबव जब भी हो जाता है तब इसमें वोलेटिलिटी बढ़ती है, और वोलेटिलिटी के साथ इसके प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं। आपने देखा होगा आज जो भी मार्केट के प्रीमियम्स थे ऑप्शंस के खास करके और फ्यूचर्स के, वो कंपेयर टू हर हफ्ते के हिसाब से ज्यादा थे लास्ट 2 दिन से भी, क्योंकि लास्ट 2 दिन से मार्केट में आज के बजट को लेके ज्यादा हाइप हो गया था, और पीपल्स वेर एक्सपेक्टिंग कि भाई कोई भी वन साइडेड मूवमेंट आएगा। इसके लिए लोग सब बायर जो थे वो इन द मनी आउट ऑफ द मनी की कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस खरीद के बैठे थे। बट अभी उसमें भी कुछ एप्लीकेट्स को फायदा हुआ, नहीं ऐसा हुआ नहीं ऐसा। बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शंस में अच्छा फायदा हुआ और कॉल ऑप्शंस में भी अच्छा फायदा हुआ। जिन्होंने इन द मनी के नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस को बाय किया था उनको अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज अच्छा मूवमेंट हुआ, बट निफ्टी में कंपेयर टू निफ्टी उतना मूवमेंट नहीं हुआ। निफ्टी मैक्सिमम टाइम साइडवेज रही। तो हमें ये समझना है विक जब भी 15 के अबो हो तो हमें थोड़ा सा ट्रेडिंग से अवॉइड करना, या फिर उस टाइम पे स्पेक्युलर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर हम ऑप्शंस को सेल करते हैं तो अच्छी चीज है, या फिर नेक्स्ट वीक में ट्रेड करें तो अच्छी चीज होती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने से हमारा उस दिन का जो एक्सपायरी का डीके है वो नहीं मिलता है हमें। तो डीके नहीं होगा तो फिर हमारा प्राइस उतना कम नहीं होता है कंपेयर टू सेम एक्सपायरी में काम करने से जो डीके होता है
तो जिसमें आज ज्यादातर लोगों को लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट में कोई भी स्पाइक नहीं आई, कोई भी वन साइडेड मूवमेंट नहीं हुई, तो बायर्स को ज्यादा लॉस आज फेस करना पड़ा। तो वैसा हमेशा नहीं हो, इसके लिए हमें इंडिया विक्स को फॉलो करना जरूरी है। तो ये चीजें हम समझेंगे। जब भी इंडिया विक्स बढ़ता है तो हमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है, ताकि हमारा ज्यादा लॉस ना हो सके। ये बेसिक चीज है। तो जो आज इंडिया विक्स ज्यादा था उसकी वजह से मार्केट में सेलर्स के लिए मूवमेंट थी, बायर्स के लिए ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। अगर आज हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में अगर हम आज का देखेंगे, निफ्टी का चार्ट जो था, हम इसको अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं। और आज 31 जनवरी और उसके बाद ये पहली कैंडल थी 9:15 की। देखो ये पहले 15 मिनट का हाई और लो, इसी बीच मार्केट पूरे दिन अप्रोक्सीमेटली, देखो ये कैंडल ने थोड़ा सा क्रॉस किया, ये कैंडल ने थोड़ा सा क्रॉस किया, बट इसके ऊपर नहीं चला मार्केट। और इसके नीचे भी थोड़े टाइम आया बाद में एट द एंड ऑफ द सेशन, बट फिर भी ज्यादा नीचे नहीं गया। तो मार्केट साइडवेज था। ये पहला 15 मिनट की कैंडल हाई और लो को ही ये ब्रेक नहीं कर पाए। नॉर्मली हम 5 मिनट्स के हाई लोस को फॉलो करते हैं डेफिनेटली, बट हमें मार्केट की वोलेटिलिटी अगर साइडवेज मार्केट को रिकमेंड करना है तो हमें ये 15 मिनट के कैंडल्स के अंदर अगर मार्केट है तो इसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। और आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही था। मार्केट का स्टेटमेंट आने के बाद भी मार्केट में कुछ ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी। सिर्फ पीएसयू बैंक एक सेक्टर था जिसमें अच्छी वोलेटिलिटी थी और अच्छा बाइंग भी पीएसयू बैंक सेक्टर में हुआ। तो पीएसयू बैंक सेक्टर में जो अच्छी बाइंग हुई है उसका इम्पैक्ट हम पीएसयू बैंक के सेक्टर्स में कल देख सकते हैं। तो पीएसयू बैंक के सेक्टर जो है उसमें अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है नेक्स्ट वीक। तो हम पीएसयू बैंक के सेक्टर्स को अगले हफ्ते या फिर कल से वॉच पे रख सकते हैं, जिसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्मॉल स्केल जो बैंक्स है वो सब बैंक्स में अच्छे मूवमेंट्स आ सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक्स नहीं है और टोटली गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड बैंक भी नहीं है, पीएसयू बैंक्स है, जो पीएसयू बैंक्स में अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। तो हमें अगले हफ्ते के लिए टारगेट रखना है पीएसयू बैंक्स। दूसरी चीज, जब हम सुबह लाइव ट्रेडिंग ले रहे थे तो सब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर हम डेली के जो मूवमेंट वाले स्टॉक्स है वो उन्हें कैसे वो एक्सप्लोर करें, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें भी कौन से स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट है। तो नॉर्मली कैसे रहता है, आपके जो डिमेट अकाउंट है उसमें भी आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो जैसे देखो ये अभी धन अकाउंट में यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स, जो मल्टीपल इंडेक्सेस है उसका इंडिकेटर यहाँ पे है। और ये इंडिकेटर्स हमें कर रहा है कि भाई कौन से सेक्टर में ज्यादा मूवमेंट आज थी। देखो निफ्टी तो -28 पॉइंट क्लोज हो गया, बट निफ्टी बैंक अप्रोक्सीमेटली 191 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ। तो निफ्टी बैंक में थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट थी कंपेयर टू निफ्टी। फिर निफ्टी में भी बहुत कम मूवमेंट थी, तो फिर निफ्टी के स्टॉक्स ज्यादा नहीं चले। इंडिया विक्स, ये जो हमने इंडिया विक्स का चार्ट देखा तो वो इंडिया विक्स का चार्ट है यहाँ पे। निफ्टी मिड कैप में -70 पॉइंट, तो उसमें भी ज्यादा नहीं मूवमेंट थी। बट निफ्टी के नेक्स्ट 50 जो स्टॉक्स है उसमें 209 पॉइंट्स की मूवमेंट थी, तो उसमें अच्छा मूवमेंट नॉर्मली हमें देखने को मिला। तो हमें ये सब, ये जो मल्टीपल इंडेक्सेस है उससे पता चलता है कि भाई आज कौन से स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट है। देखो निफ्टी के, अभी निफ्टी ऑटो में भी 101 पॉइंट्स का मूवमेंट है। आज मारुति का स्टॉक अच्छा चला, तो मारुति के स्टॉक से निफ्टी ऑटो में भी अच्छी मूवमेंट आई। और मारुति स्टॉक्स में भी आज लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, तो उसके हिसाब से निफ्टी ऑटो में भी 101 पॉइंट्स की मूवमेंट आई। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स का मूवमेंट आज अच्छा नहीं था, बट उसमें सिर्फ +29 की मूवमेंट आई है। बट निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक्स, नॉर्मली क्या होता है, जिस साल इलेक्शन है तो उस साल निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक्स बहुत अच्छे चलते हैं। तो एफएमसीजी के स्टॉक्स में ये थोड़ी सी तेजी देखने मिली है। 144 पॉइंट्स का इसमें मार्केट बढ़ा है, तो उसमें निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगले हफ्ते उसमें भी ज्यादा अपवर्ड मूव आ सकता है। निफ्टी आईटी आज डाउन था, क्योंकि आईटी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं की, और गवर्नमेंट ने जो बजट रखा है उसमें भी आईटी सेक्टर के लिए कुछ नहीं है। तो आईटी सेक्टर थोड़ा सा डाउन था, या प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी उसमें। प्लस निफ्टी फार्मा जो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर कंपेरेटिवली थोड़ा सा वीक रहा आज। तो फार्मा सेक्टर्स के जो भी स्टॉक्स थे उसमें भारी गिरावट देखने मिली, तो उसमें शॉर्ट पोजीशन में काफी अच्छा पैसा बना शॉर्ट पोजीशंस में। बट बाइंग पोजीशंस में निफ्टी फार्मा के केस में फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में अच्छा पैसा नहीं बना आज। तो ये सब सेक्टर वाइज आउटलुक हमें पता चलता है, तो उससे हम थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं कि मार्केट में कौन से सेक्टर के स्टॉक चल रहे हैं जिसमें हमें काम करना चाहिए। तो ये सेक्टर वाइज आउटलुक भी हमें हमेशा देखना होता है कि भाई सेक्टर में कौन से सेक्टर में काम चल रहा है। प्लस हम कुछ इंडिकेटर्स को यूज करते हैं जिससे कि हमें पता चले कि मार्केट में नॉर्मली कौन से स्टॉक्स रन हो रहे हैं अच्छे। बट देखो मार्केट जब ओपन होता है उसके बाद ही ये इंडिकेटर्स
हमें काम करते हैं। 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 के बाद अगर हम इंडिकेटर्स को रन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन से स्टॉक्स बुल रन में है, कौन से स्टॉक्स बियर रन में है, कौन से स्टॉक्स में बुलिश मूवमेंट है, कौन से स्टॉक्स में बेरिश मूवमेंट है। तो अगर हमें ये पता करना है तो ये हमारा एक वॉल्फ बुल करके इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं मार्केट में सुबह 9:15 और 9:15 हम इसको यूज करके वर्कआउट करते हैं भाई सुबह मार्केट में कौन से स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट है। अभी मार्केट क्लोज हो गया है तो फिर आज ये सुबह आफ्टरनून की 3:30 की मूवमेंट बताएगा भाई आफ्टरनून 3:30 के मूवमेंट के हिसाब से मार्केट में आज कौन से स्टॉक्स बुलिश मूवमेंट में थे। तो अभी हम इसको रन करेंगे और उसको देखेंगे कि भाई मार्केट में आज का मूवमेंट कैसा था। राइट, ये आपको स्क्रीन दिख रही है, चार्टिंग करके वेबसाइट है। चार्टिंग के वेबसाइट पे ये हमने हमारा इंडिकेटर लगा के रखा है वोल्फ बुल करके, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई इसमें एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स थे जो मार्केट में आज बुलिश रन में थे। तो हम ये एप्लीकेशन को अभी रन करेंगे। तो हमने रन स्कैन प्रोसीड कर दिया। रन स्कैन होने के बाद हमें ये नीचे रिजल्ट्स आए। देखिए ये इतने स्टॉक्स में आज बुलिश रन था। टोटल फिल्टर करके स्टॉक्स में 118 स्टॉक्स निकाले, बट हमें इसमें से पहले 25 फर्स्ट पेज पे दिख रहे हैं। तो इसमें से हमें पहले 25 में से कम पहले 5 या 10 को ही वर्कआउट करना है, क्योंकि देखिए अब हम हर स्टॉक में तो काम नहीं कर सकते। हर स्टॉक में काम करने के लिए हमारे पास उतना समय भी नहीं है और हम उतने परफेक्टली काम सिस्टम जैसा नहीं कर सकते। तो हमें वर्कआउट करना पड़ता है, कुछ स्टॉक्स में हम वर्कआउट कर सके। जैसे मैंने कहा कि भाई ऑटो इंडस्ट्री में आज अच्छा मूवमेंट आया मारुति सुजुकी की वजह से। तो मारुति सुजुकी का रिजल्ट आया, रिजल्ट जो बहुत अच्छा था, उसकी वजह से मारुति सुजुकी स्टॉक्स बहुत अच्छे परसेंटेज से बढ़ा और जिसके वजह से ऑटो स्टॉक्स बढ़े। तो आज मारुति स्टॉक्स में भी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। तो देखिए इसमें से जो फर्स्ट 5 स्टॉक्स है या फिर फर्स्ट 10 स्टॉक्स, इसमें से हम स्टॉक्स ले सकते हैं बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। बट ये जो एप्लीकेशन है वो हमें कभी रन करना है सुबह 9:15 पे हमें इसको रन करना है। 15 मिनट पे रन करेंगे तो उसके बाद मार्केट चालू होने के बाद तो ये फर्स्ट मिनट के ही प्रोसीजर्स को जो प्री मार्केट क्लोज होता है उसके बाद वाली पोजीशंस को रन आउट करके ये बता देता है कि मार्केट में आज कौन से स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट है। तो फिर उसमें से हम कोई भी स्टॉक उठा के उसकी पोजीशंस को देख सकते हैं। देखो अभी ये 9:15 पे हमने रन किया, 9:16 पे हमें रिटर्न रिजल्ट आ गया। तो सपोज हमने अगर सोचा कि भाई मुझे मारुति में काम करना है तो हम मारुति के स्टॉक पे जा सकते हैं। हमें काम कैसे करना है हमें ये सब समझना पड़ेगा, तभी हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं, अदरवाइज हम इन सब चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये देखना है। देखो हम ये स्कैनर रन करेंगे, स्कैनर रन करने के बाद जो हमें स्टॉक ये स्कैनर ने दिखाया है उस स्टॉक पे जाएंगे पर्सनली कि भाई वो स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रही है, इसके हमें चार्ट से वर्कआउट करना है। देखो वो इंडिकेटर ने हमें बता दिया कि भाई ये स्टॉक में मूवमेंट हो रही है, बट उसको कंफर्म करना है हमें चार्ट से। तो हमें चार्ट जाके पर्सनली देखना है और तभी उसके बाद उसमें अगर कोई मूवमेंट लेनी है तो हमें उसको वर्कआउट करना है। ये देखिए ये मारुति का चार्ट है, तो इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हमने इसको लगा दिया तो ये 9:15 की पहली कैंडल है। तो जैसे हमने कहा था, जैसे हम इंडेक्स में फॉलो करते हैं भाई 5 मिनट के हाई और लो को मेंटेन करो और उसके जो साइड इट स्टॉक मूव करे उसमें हम एंट्री ले सकते हैं। तो स्टॉक में भी हम नॉर्मली ऐसे एंट्री ले सकते हैं कि पहले 5 मिनट का हाई और लो मार्क करो। तो हमने ये 5 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया। यहाँ पे देखो 5 मिनट का लो जो आज मार्केट ने लगाया उसको बाद में रिटेस्ट करने भी मार्केट नहीं आया, और 5 मिनट का जो हाई था मार्केट में 274 उसको क्रॉस करते मार्केट यहां से यहां तक 694 तक ऊपर चला गया। राइट, तो ये वन वे मूवमेंट मार्केट ने दी थी। तो अगर हमें 9:16 पे ही पता चल जाता मार्केट में कि भाई आज मारुति में अच्छा मूवमेंट है, तो हम 9:16 पे मारुति पे आते, ये 5 मिनट्स की कैंडल्स को चेक करते 9:20 पे, और उसके बाद उसके इक्विटीज ऑप्शन या फिर फ्यूचर किसी में भी एंट्री लेते। तो कैलकुलेट कीजिए सिर्फ 274 के बाद हमारी एंट्री थी, पहले 5 मिनट के कैंडल के बाद 274 या 280 को भी एंट्री हो जाती। तो 280 से लेके हम 705 तक ऊपर गया था वो 705 तक। तो अगर हमने 300 पे भी एंट्री की होती तो भी हमें 400 पॉइंट मिल जाते, 400 पॉइंट्स इन इक्विटी।
अगर हम कैलकुलेट करते इस ये स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, 10,000 इसकी वैल्यू है, बट मैंने आपको कहा था कि अगर हम इंट्राडे में अगर इक्विटीज बाय करते हैं तो उसे हमें कम मार्जिन देना पड़ता है, 20% मार्जिन के ऊपर ही हम इसको इक्विटी में इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। तो देखिए जब भी हमें ऐसी मूवमेंट कैच करनी हो इक्विटीज में और पैसा कमाना हो, अगर हमारे पास 1 लाख रुपीज होता तो हमें ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना है। देखो कि अगर हमारे पास 1 लाख होता तो हमारे पास 1 लाख में इसके कितने शेयर्स आते, इसका राउंड फिगर हम प्राइस पकड़ते हैं, 10,000 इसका प्राइस है, तो 10,000 प्राइस के हिसाब से अगर हम इसको डिलीवरी में लेते तो हमें 10 ही स्टॉक्स आते, बट हमें 20% मार्जिन के ऊपर काम करना है, तो 2,000 में हमें एक स्टॉक मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली, तो 10 स्टॉक आ जाते 20,000 में, और 1 लाख रुपीज में हमारे पास 100 स्टॉक आ जाते हैं। तो 100 स्टॉक्स इंटू 400 पॉइंट्स का अगर हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है आप जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, 400 इंटू 100 आपको कैलकुलेट करना है, 400 पॉइंट्स का इंटू 100 क्वांटिटी, जस्ट वर्कआउट करके मुझे आंसर दीजिए भाई कितना पहले प्रॉफिट होता था आज। ये 40,000 का प्रॉफिट है, 40,000 का एक दिन में। जस्ट कैन यू बिलीव इट कि इतना प्रॉफिट भी होता है इक्विटी में। अगर आज के पास 1 लाख रुपीज होता और 1 लाख के इक्विटी इस अगर आप मारुति में खरीदते तो आपके पास कितने इक्विटी आते, 100 इक्विटी आप बाय कर सकते थे मारुति में। 100 इक्विटी अगर आप 1 लाख रुपीज में 20% के मार्जिन के ऊपर इंट्राडे में बाय करते और उसको 705 के अगेंस्ट भी बेच देते, 700 में 600 में कहीं पे भी बेच देते, तो उतने परसेंट आपका प्रॉफिट हो जाता, विच इज अ मिरेकल। हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को ही टारगेट करते हैं, नॉर्मल जो नया बिगिनर होता है वो मार्केट में आता है निफ्टी बैंक निफ्टी के स्क्रीनशॉट्स देख के, जिसको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे घुमाया जाता है कि भाई इसने आज 5 लाख कमाया, इसने आज 1 लाख कमाया। बट देखो मारुति एक स्टॉक है जिसने हमें आज मौका दिया था कि 40,000 रुपए कमा सके। आज हमारे स्टूडेंट ने मारुति स्टॉक में 65,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया। कैन यू बिलीव इट, 65,000 प्रॉफिट मारुति के स्टॉक में ही। तो ये भी पॉसिबल है कि हम इक्विटीज में बाय करके, उन्होंने तो ऑप्शन बाय किया था और उन्होंने 6 लॉट बाय किए थे और वो टोटल प्रॉफिट के लिए भी नहीं वेट किया, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली इसी कैंडल में 10 बजे ही प्रॉफिट बुक कर लिया था उन्होंने। बट ठीक है, बट उन्होंने 65,000 प्रॉफिट कमा लिया 9 बजे से 10 बजे तक, 1 घंटे के अंदर 65,000 प्रॉफिट। बट हमें यहाँ पे 1 लाख के कैपिटल के ऊपर 40,000 प्रॉफिट, मतलब 40% प्रॉफिट एक दिन में इक्विटी भी देता है। ये हमें समझना है। मार्केट में बहुत ऑप्शंस आते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम करेंगे तभी पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है। हमने पहले ही कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए 80% रखना है, 20% ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग में भी जो हम इंडाइसेस ट्रेडिंग करते हैं उसमें बहुत कम ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको इनिशियल लेवल पे आप बिगिनर हो, नए हो, आपके पास फंड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमने कहा है कि आप इनिशियल लेवल पे जो भी कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं उसमें से थोड़ा आप इंडेक्सेस ट्रेडिंग के लिए रखिए और थोड़ा आप इक्विटी ट्रेडिंग के लिए रखिए। और इक्विटी ट्रेडिंग में देखो आज ये मारुति के शेयर्स में हम 1 लाख रुपीज लगा के 40,000 प्रॉफिट कमा सकते थे, और जो हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आज कमाया है, तो विच इज अ ग्रेट न्यूज। देखो अभी ये आप कहोगे हमें पता नहीं था, ये नहीं था, डेफिनेटली जब हम बिगिनर्स है तो हमारे पास सब सोर्सेस नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि भाई कौन से स्टॉक्स में आज मूवमेंट है, कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है, तो हम कैसे काम करें। बट मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ये जो हमारे सब पेड स्टूडेंट्स है, जो हमारी एडवाइजरी लेते हैं, जो हमारे साथ पहले पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं, उन सब स्टूडेंट्स को हम ये सब प्रोवाइड करते हैं। बट आपको ये सब चीजें वर्कआउट करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। हर चीज आपको रेडीमेड दी गई तो फिर आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो और फिर फॉलो करना छोड़ देते हो। आपको भी सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। आपको आपका जो कैपिटल है उसको स्पेसिफिकली डिवाइड करना पड़ेगा। भाई अगर मेरे पास 20,000 है तो उसमें से सिर्फ 10,000 ही मैं इंडाइसेस पे ट्रेड करूंगा, बाकी के बची जो अमाउंट है वो मैं उसको इन्वेस्टमेंट में यूज करूं या फिर इक्विटी में यूज करूं। और इक्विटी में भी हमें मार्केट ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि हम 20% मार्जिन के ऊपर इक्विटी बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। तो जिस दिन हमें ये मूवमेंट है, देखो हमें मारुति के शेयर जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने थे क्या, नहीं, हमें सिर्फ एक दिन के लिए इंट्राडे के लिए बाय करने थे। जो हमने यहाँ पे 10,000 पे बाय कर लिए होते
और 10,700 पे भी बेच दिए होते, 600 पे बेच दिए होते, 500 पे बेच दिए होते, अपने अपने हिसाब से अगर भी हम बेच देते तो भी उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बन जाता, जो हमें एक दिन में नहीं मिलता। 1 लाख पे 40,000 प्रॉफिट ना बैंक देती है, ना कोई इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट देता है, ना कोई मार्केट में कोई मैजिक है जो बनता है। बट ये मार्केट काम का पैसा देता है, जो मेहनत करता है, जो मार्केट को समझता है, जो मार्केट को अंडरस्टैंड करके काम करता है, उसे ये पैसा मिलता है मार्केट में। तो हमें ये समझना पड़ेगा, आज इंडेक्स में मूवमेंट नहीं थे डेफिनेटली, तो इंडेक्स में पैसा नहीं बना, तो ठीक है इंडेक्स में पैसा नहीं बना, बट बाकी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मूवमेंट होते रहते हैं, तो उसमें हमें देखना है भाई उसमें कहीं पे मूवमेंट है तो फिर हम उस मूवमेंट को कैच करें और वो पैसा बनाए। अभी देखो इसमें और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो मैंने कहा कि अगले हफ्ते ये भी टारगेट में रहेंगे, तो कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट था, और जिसने कैच किया उसको भी उसका पैसा मिल गया रहेगा। तो हम पहले 5 स्टॉक्स है उसी को देखेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, गोदरेज कंज्यूमर्स को। तो गोदरेज कंज्यूमर में क्या मूवमेंट थी उसको भी हम देख लेंगे, गोदरेज कंज्यूमर में आज की मूवमेंट क्या थी। तो आपको ये देखो, आप हमेशा सिर्फ इंडाइसेस के ऊपर डिपेंड मत रहिए पहली तो, क्योंकि सिर्फ इंडाइसेस के ऊपर अगर आप डिपेंड रहे तो उसमें ज्यादातर जो पैसा बनता है उतना लॉस भी बेयर करना पड़ता है हमेशा। तो हमें इन सब चीजों को देखना है भाई, समझना है कि हमें क्या करना है। देखो ये भी गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट है आज का, ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, जिसका हम मार्केट के हिसाब से नॉर्मली जो हमारी स्ट्रेटजी है 5 मिनट का हाई और लो मार्क करो, ये हाई मार्क किया, जिसको क्रॉस करते ही बाय करो। हम इसकी भी इक्विटीज बाय कर सकते हैं, तो इसका रेट तो और भी कम है, 1200 रुपए इसका रेट है अप्रोक्सीमेटली, 1200 रुपए पे हम इसको बाय करते 1250 में। तो ये मार्केट में हाई इसने कितना लगाया था, मार्केट ने इसने 1313 का हाई लगाया। देखो अभी 1313 का हाई लगाया, फिर भी ठीक है। अगर सपोज हम 1250 का 20% कैलकुलेट करते हैं तो होता है 250 रुपया, तो 250 में एक शेयर आते, अगर 1 लाख हमारा कैपिटल है, डिवाइड बाय 250 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 400 क्वांटिटी हम इसमें बाय कर सकते थे, 400 क्वांटिटी। देखो 400 क्वांटिटी और 1250 के बाद ये 1313 तक गया, मतलब 65 पॉइंट्स इसने दिए हैं। तो 400 इंटू 65 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 26,000 रुपया प्रॉफिट था गोदरेज कंज्यूमर केस में। अब ये देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कोई नहीं बुक कर सकता, ये हमें भी समझना पड़ेगा कि हमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कोई नहीं बुक कर पाता है। बट फिर भी अगर हम थोड़ा बहुत भी इसमें से 26,000 में से 20,000 कमा लेते, 15,000 कमा लेते, तो हमारा जो कैपिटल है वो डबल हो जाता, या फिर इसमें हमें 10%, 15%, 20%, 25% रिटर्न मिल जाते जो हमने कैपिटल लगाया उस पर। और ये मैं इक्विटीज में बता रहा हूँ, ऑप्शन में तो डेफिनेटली कम पैसों पे ज्यादा पैसा मिलता है, फ्यूचर में अच्छा वर्कआउट होता है, वो सब चीजें मार्केट में डेफिनेटली है। बट हमें जब भी मार्केट को वर्कआउट करना है तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा भाई, मार्केट में इक्विटीज से भी पैसा बनता है, और इक्विटीज में भी हम इंट्राडे पोजीशन 20% मार्जिन में ले सकते हैं, ताकि हम कम पैसों में ज्यादा इक्विटीज बाय कर सके। और सेम टाइम में उनको दोपहर 3:15 से पहले अपनी पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ती है, क्योंकि हम इंट्राडे में बाय करते हैं तो, या फिर अदरवाइज हमारा जो ब्रोकर है वही 3:15 उसको स्क्वेयर ऑफ कर देता है, बट वो उसमें अपना चार्ज लगाएगा अगर हम खुद स्क्वेयर ऑफ नहीं करते तब। तो हमें ध्यान से इन सब चीजों को फॉलो करना है। अगर हम इंट्राडे पोजीशन लेते हैं तो 3:15 से पहले हमें उन सब शेयर्स को सेल करके अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। तीसरा स्टॉक है कैनरा बैंक, तो हम कैनरा बैंक में भी जाएंगे। देखो ये कैनरा बैंक का स्टॉक कहाँ पे गया भाई, 1 फरवरी सुबह 9:55, 9:25, 9:15। ये 9:15 की कैंडल है, इसके हाई को इसने देखो यहाँ पे क्रॉस किया 9:40 पे, तो 9:40 पे या फिर 9:25 पे भी क्रॉस किया था, तो 9:25 पे भी एंट्री कर लेते हैं हम। तो देखो ये कैंडल का जो लो है, जो कैंडल से हमने एंट्री किया उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। हमने पहले ही सुबह बता दिया था कि हमारा स्टॉप लॉस रहता है, जो कैंडल पे एंट्री करे उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमने यहाँ पे एंट्री बना ली होती
और हमारा मार्केट पॉजिटिव है, उसके हिसाब से अगर हम इसको होल्ड रखते, सिर्फ होल्ड रखना था, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। 482 की एंट्री थी अप्रोक्सीमेटली 482 की, और 400 479 480 का 480 का स्टॉप लॉस था। देखो अभी ये 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस को अगर हम मेंटेन रखते पूरा दिन, तो मार्केट ने इसमें कितना अच्छा रिटर्न दिया है। ये 482 से लेके 482 से लेके मार्केट में भागते गया भागते गया भागते गया और 504 तक गया। तो हमें ये समझना है, देखो 480 को बाय किया था, 504 पे गया, 22 पॉइंट की मूवमेंट थी, 22 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट कितना होता, और ये 500 रुपए का स्टॉक है, तो हमें सिर्फ 20% मूवमेंट में 100 रुपीज में मिल जाता। तो 100 रुपीज का स्टॉक है, तो हमें 1 लाख में कितने स्टॉक्स क्वांटिटी आ जाते, 10,000 भी होते तो भी हमारे पास 100 क्वांटिटी आ जाते, और 100 क्वांटिटी में अगर हम बाय करते और 22 पॉइंट मूवमेंट लेते तो भी 2,500 रुपए प्रॉफिट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। अगर हम 10,000 में भी इसको बाय करते तब 10,000 रुपए 2,500 प्रॉफिट अच्छी अमाउंट है, 25% रिटर्न है, अप्रोक्सीमेटली 2,200 रुपए प्रॉफिट मिल जाता है इसमें। 100% प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है, सही बात है, उससे पहले या फिर इसके बाद हम ये कैंडल में एग्जिट हो जाते हैं, या ये कैंडल के नीचे एग्जिट हो जाते हैं 503 पे, तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, इक्विटीज में भी इतना प्रॉफिट होता है, और इक्विटीज में भी ये मूवमेंट्स को हम कैच कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो पंजाब नेशनल बैंक, तो पीएनबी देखेंगे भाई, पीएनबी में क्या पोजीशंस थी। ये देखो, ये 9:15 की पहली कैंडल है, इसको हमने मार्क किया, इसका हाई, इसके नीचे भी आज ये गया है, तो इसमें डेफिनेटली स्टॉप लॉस हंटिंग का काम हुआ है। बट ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस अगर गया होता तो ठीक है, कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाता है, तो हमें ये भी वर्कआउट करना पड़ेगा कि भाई कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाता है, तो इसमें अगर हमारा स्टॉप लॉस गया है तो हम उसमें वापस उसको वर्कआउट कर सकते थे, ये कैंडल के बाद, जो कैंडल ने इसके हाई को वापस ब्रेक किया था, और उसमें वापस ब्रेक लेके एंट्री लेके रिटर्न में अपना एटलीस्ट स्टॉप लॉस में जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर लेते। बट ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जिसमें स्टॉप लॉस भी हंटिंग होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद वो ऊपर जाते हैं, तो ऐसा भी कभी कभी होता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है तो हर स्टॉक में तो प्रॉफिट नहीं देगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने भी स्टॉप लॉस हंटिंग का काम किया है, ये भी नीचे मूवमेंट देके फिर ऊपर बढ़ा है। बट हमें इन सब चीजों को समझना है, और ये देखो, ये जब नीचे गया है तो ये स्टॉक नीचे पहले 15 मिनट में नहीं आता, ये हमें समझना पड़ेगा। ये जो हम अभी 5 स्टॉक्स देख रहे हैं, ये अभी दोपहर के 3:30 के मूवमेंट के हिसाब से है, राइट। अगर सुबह 3:30 बजे कॉनकोर में मूवमेंट नहीं था तो कॉनकोर का नाम इस लिस्ट में नहीं आता, कॉनकोर का नाम इस लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 12:30 के बाद आता, क्योंकि 12:30 के बाद उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। पीएनबी का नाम उसमें कब आता, अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के बाद आता, क्योंकि 12 बजे से पहले उसमें मूवमेंट नहीं था, तो 12 बजे के बाद ये लिस्ट में उसका नाम ऐड हो गया होगा। तो बट हमें ये समझना है कि भाई ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जिसमें मूवमेंट आती है, और ये फॉर्मूला यूज करके हम मार्केट में, देखो नॉर्मली मार्केट के 2-3 पार्ट्स होते हैं। सुबह 9 से 11 बजे तक जो ज्यादा मूवमेंट वाला पार्ट होता है, नॉर्मली सब बड़े प्लेयर्स 9 से 11 के मूवमेंट्स को कैच करते हैं। 11 से 1 नॉर्मली थोड़ा सा स्पेकुलेशन पार्ट होता है, साइडवेज मार्केट जाता है। 1 बजे के बाद एक अच्छी मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो 1 से 2 बजे तक जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं तभी रन होती है, और 2 बजे के बाद अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे तक थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट होती है, और फिर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एक अच्छी मूवमेंट होती है। तो हम इन सॉफ्टवेयर्स को, इन इंडिकेटर्स को हम अप्रोक्सीमेटली दिन में 3 बार रन कर सकते हैं, 9:15 पे सुबह एक बार, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली दोपहर में 11 बजे एक बार रन कर सकते हैं, फिर नए कुछ स्टॉक्स आए कि नहीं उसकी मूवमेंट्स को कैच करने के लिए,
उसके बाद दोपहर में 1 बजे इसको वापस रन कर सकते हैं, 1 बजे भी वापस रन करके नए स्टॉक्स ऐड हुए नहीं हुए उसको कंफर्म करने के लिए, और बाद में दोपहर पे 2:30 बजे वापस रन करेंगे, और बाद में 3:15 बजे वापस रन करेंगे। अगर हमें बीटीएसटी कॉल निकालना है तो बीटीएसटी कॉल की मूवमेंट्स इन सब स्टॉक्स में जो आज टॉप पे थे उसमें अच्छी डेफिनेटली नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड होती है। तो अभी आप देखिए इसमें से कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सब स्टॉक्स में कल भी मूवमेंट अच्छी रहेगी। आप इन सब स्टॉक्स को नोट डाउन कर लीजिए, गोदरेज कंज्यूमर, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। गोदरेज, मारुति, कैनरा, पंजाब नेशनल, कंटेनर, श्री सीमेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड मतलब इंडिगो कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एस्ट्रल पॉली और डाबर इंडिया लिमिटेड, ये 10 स्टॉक्स में कल क्या मूवमेंट है, कल आपको इसको वॉच करना है और फिर वर्कआउट करना है भाई ये स्टॉक्स कल भी मूवमेंट देंगे या नहीं देंगे। तो हमें बीटीएसटी अगर हम आज इसको कैरी फॉरवर्ड करते तो फिर कल कितनी मूवमेंट होती ये भी आपको समझना है। सेम जब भी मार्केट ओपन होता है उसके बाद कुछ बेरिश मूवमेंट भी मार्केट में होती है, तो बेरिश मूवमेंट को कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए भी हमारे पास ये इंडिकेटर है जिसको हम रन करते हैं सुबह 9:15 पे। 9:15 पे रन करने के बाद वो रिटर्न देता है। देखो अभी ये 3:30 बजे का रिटर्न है, तो 3:30 बजे जो भी स्टॉक्स में डाउनवर्ड मूवमेंट थी वो सब स्टॉक्स यहाँ पे आए। इसमें कोफॉर्ज है, इंडस टावर्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, आइडिया सेल्युलर है, यूपीआई लिमिटेड है, बजाज फाइनेंस है, देखो फिर टाइटन कंपनी है। तो इसमें हमें नीचे से स्टार्ट करना है हमेशा, देखो क्योंकि क्या रहता है इसमें कम मूवमेंट वाली ऊपर रहेंगे, ज्यादा मूवमेंट वाली नीचे रहेंगी। तो नीचे वाले औरो विंडो है, जुबिलेंट फूड वर्क्स है, इसमें किसी में भी हम चेक कर सकते हैं भाई क्या मूवमेंट थी। तो औरो विंडो फर्मा या फिर जुबिलेंट फूड वर्क्स में हम चलते हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स में भाई उसमें क्या मूवमेंट थी हम कैच कर सके या नहीं कर सके। और ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट रहती है वो हमेशा 1-2 दिन फॉलो होती है उसको। तो हमें इसको ये देखिए ये 9:15 की कैंडल, इसका हाई और लो, इसने पहले तो हाई ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसने नीचे 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 आते समय ऑलरेडी जहां पे ओपन हुआ था उसके आसपास ही क्लोजिंग दे दी है। बट ये नॉर्मली गैप डाउन ओपन हुआ था तो उसके हिसाब से इसमें भारी गिरावट आई हुई है, तो हम इसमें सेलिंग भी कर सकते थे। बट हमें देखो एंट्री तो हमें देख के करनी है। हम इसमें अगर पॉजिटिव साइड भी जाते तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे और ये कैंडल में एग्जिट हो जाते तो इसमें हमें वो भी प्रॉफिट मिल जाता। और उसके बाद सेलिंग करनी है तो फिर ये कैंडल के नीचे यहाँ पे सेलिंग कर देते तो फिर यहाँ से यहाँ तक का कुछ प्रॉफिट निकाल सकते थे। तो हमें ये सब समझना होगा भाई, अच्छी मूवमेंट्स कैरी करना इक्विटीज में भी पॉसिबल है, पर इक्विटी में भी हम अच्छा प्रॉफिट कमा के अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। राजेश जी डेफिनेटली बताऊंगा मैं आपको, नॉट टू वरी। तो ये दो इंडिकेटर्स है जो हम नॉर्मली डेली मार्केट्स में दिन में 3 से 4 बार रन करते हैं और जिनसे हम मार्केट के मूवमेंट्स वाले स्टॉक्स को वर्कआउट करते हैं और जिनसे हमें पता चलता है भाई मार्केट में कौन से स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आ रही है और जिसका हमें फायदा हो सके डेली वर्कआउट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज थी जो हमें समझना है। इंडिया विक्स को हमने समझा, इंडिया विक्स का इंपॉर्टेंस समझा भाई। इंडिया विक्स जब ज्यादा होता है तब बायर्स के लिए फायदेमंद नहीं होता है, तो हमें सेलर्स के व्यू से सोचना है या फिर हमारी हमें पोजीशंस नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में लगानी है ताकि हमारा जो टाइम डिके इम्पैक्ट होगा वो कम होगा कंपेयर टू दिस वीक के एक्सपायरी से। अभी हमें चलना है, कुछ इंडिकेटर्स को सीखना है जो इंडिकेटर्स हमारे डेली लाइफ में हमें डेली ट्रेडिंग करते समय काम आएंगे, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है। बट हम इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी यूज करके मार्केट में अपनी पोजीशन को थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं हमारी ट्रेडिंग को अच्छा बनाने के लिए। देखो ट्रेडिंग अच्छा बनाने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करना है, बट टेक्निकल इंडिकेटर्स को हमें नमक जैसा यूज करना है। देखो खाने में अगर नमक ना हो तो फिर खाना अच्छा नहीं लगता है, ये हमें सबको पता है, बट नमक अगर ज्यादा हो गया तो भी खाना अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो इंडिकेटर्स के ऊपर हमेशा डिपेंड नहीं रहना है, बट इसका हमें कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है मार्केट के ट्रेंड का, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करना है। बट उसका खाना जैसे यूज नहीं करना है, उसमें खाने में नमक जैसे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है वैसे इसका सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करना है इंडिकेटर्स का, बट इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है।
हमें चार्ट्स के ऊपर डिपेंड रहना है, पर इंडिकेटर्स का सपोर्ट लेके डेफिनेटली हमारे पोजीशंस में कंफर्मेशन आता है और कंफर्मेशन से हम कॉन्फिडेंटली उस पोजीशंस को होल्ड कर पाते हैं। इसके लिए इंडिकेटर्स को हमेशा यूज करना है। तो नॉर्मली व्हाट आर टेक्निकल इंडिकेटर्स? मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन द प्राइस एंड वॉल्यूम यूज्ड टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस ऑफ मूवमेंट्स। देखो नॉर्मली क्या रहता है टेक्निकल इंडिकेटर्स? मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम, जिससे हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं उसमें मूवमेंट क्या होगी। इंडिकेटर्स और कंफर्म द प्राइस, एक्शन और ट्रेंड। इंडिकेटर्स क्या कंफर्म करते हैं? प्राइस, एक्शन और ट्रेंड। प्राइस की एक्शन क्या होगी या फिर मार्केट का मूव क्या रहेगा, ये ट्रेंड को कंफर्म करते हैं इंडिकेटर्स। दे आर यूज्ड अलोंग विद द अदर टेक्निकल टूल्स और फॉर हाईली प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स। देखो इंडिकेटर्स को अदर टेक्निकल टूल्स के साथ यूज करना है टू गेट द हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ इंडिकेटर को यूज करके अगर आप ट्रेड करोगे तो उसमें 100% प्रॉफिट नहीं होगा। इन सब इंडिकेटर्स के साथ हम अपना एनालिसिस, अपने चार्ट्स, अपना सेटअप उसको फॉलो करेंगे तो हमें इसमें से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एग्जांपल्स जो टेक्निकल इंडिकेटर्स के क्या है? आरएसआई है, एडीएक्स है, एमएसीडी है, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है। बट उसमें से हम आज 5-6 सीखेंगे जिनका हम नॉर्मली यूज करते हैं, हम हमारे डेली ट्रेडिंग में, एनालिसिस में यूज करते हैं। हम वही 5-6 सीखेंगे। बट अभी उससे पहले इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं? नॉर्मली इंडिकेटर्स के दो टाइप होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है जिसको, और एक लैगिंग इंडिकेटर। मार्केट में आज जितने भी इंडिकेटर्स अवेलेबल है उसमें से 95% सब लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि वो ट्रेड स्टार्ट होने के बाद, ट्रेड सेटअप होने के बाद हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई ये इंडिकेशन मार्केट में ये ट्रेंड या फिर ये चार्ट, ये स्टॉक दे रहा है। तो 95% सब इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स है। 5% सिर्फ ऐसे इंडिकेटर्स है जिसे हम लीडिंग इंडिकेटर्स कह सकते हैं, बट फिर भी उसमें भी कभी कभी लैगिंग आ जाती है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है कि जो हमें हर बार लीडिंग ही, मतलब सिग्नल आने से पहले ही बता दे और सिग्नल आने से पहले ही हमें इंडिकेट कर दे। तो ऐसा कोई भी इंडिकेटर मार्केट में बना नहीं है, बट हर इंडिकेटर 5 टाइम्स लीडिंग इंडिकेटर का काम करेगा और 95% लैगिंग इंडिकेटर का काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बार कंफर्मेशन आने के बाद, पोजीशन बन जाने के बाद अपडेट करने की सिस्टम होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो वैसे ही रन होता है। बट नॉर्मली कभी कभी वो सिग्नल मूवमेंट आने से पहले भी दे देता है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है तो अच्छी बात है हमारे लिए, तो हमें पहले ही पता चलता है। बट देखिए फिर भी उसमें हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। और नॉर्मली लीडिंग इंडिकेटर्स में सबसे बढ़िया नाम आता है आरएसआई का। आरएसआई को हमेशा लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि आरएसआई की मूवमेंट्स पहले ही हमें बता देती है भाई ओवरबॉट सोल्ड है, ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है, और वो पोजीशंस में हमें पोजीशन हल्की करनी है या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ये सब चीजें हमें आरएसआई इंडिकेटर बता देता है। स्टोकेस्टिक एक ऐसा इंडिकेटर है जो भी हमें पहले ही बता देता है। तो इन सब, ये दो इंडिकेटर्स को नॉर्मली लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है, बट उसमें भी कभी कभी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बाकी के इंडिकेटर्स हमेशा लगेंगे काम करेंगे, बट नॉर्मली इन दो इंडिकेटर्स को नॉर्मली लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है और बाकी के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आने के बाद उसका इंडिकेशन होता है। नॉर्मली उसका कंफर्मेशन हमें बाद में मिलता है वो इंडिकेटर से, बट हमें उसको समझना है और उसको डेफिनेटली फॉलो तो करना है, वो लीडिंग हो या लैगिंग हो, बट हमें उस पर 100% डिपेंड नहीं रहना है। उसके साथ हमारे सेटअप को फॉलो करना है, और सेटअप के साथ वो इंडिकेटर का मूवमेंट अगर सेम आता है, प्रेडिक्शन सेम आता है, तब हम उसमें एंट्री लेके प्रॉफिट कमा सकते हैं और अच्छा वर्कआउट हो सकता है जो प्रॉफिटेबल हो सकता है। अभी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स क्या है? जैसे हमने देखा कि लीडिंग और लैगिंग दो इंडिकेटर्स के मेनली टाइप है, बट उसके बाद भी इंडिकेटर्स के कुछ टाइप्स होते हैं जो एक मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ वोलेटिलिटी के अपडेट देने वाले इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ ब्रीथ इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये 5 टाइम्स के नॉर्मल इंडिकेटर्स मार्केट में आज अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, जो आप वर्कआउट कर सकते हो, जिसमें से हम नॉर्मली मोमेंटम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। नॉर्मली मोमेंटम के साथ ट्रेडिंग करना आसान होता है और मोमेंटम को कैच करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट वर्कआउट हो सकता है, और जो हमारे नए बिगिनर ट्रेडर्स के लिए जो भी ट्रेडिंग जर्नी है हमारी, उसके लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये मोमेंटम ट्रेड इंडिकेटर्स कौन से है और कौन से इंडिकेटर्स पे हम काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उसे हमें समझना है। तो उसमें हम चलते हैं आगे। मोमेंटम क्या होता है? जैसे सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं तो वो गाड़ी का जो स्पीड है वो एक मोमेंटम होता है, राइट? जो हम गाड़ी का स्पीड चल रहे हैं, हम 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, वॉट एवर इट इज, बट वो गाड़ी का स्पीड एक मोमेंटम होता है, द फोर्स दैट मेक्स समथिंग मूव फास्टर एंड फास्टर। इसमें हम गाड़ी, सपोज नॉर्मल इसका स्पीड है 80, नॉर्मली मुंबई में या फिर इंडिया में कहीं पे भी जाओ तो 80 किलोमीटर का स्पीड लिमिट रहता है नॉर्मल हाईवेज पे। जो बढ़िया हाईवेज है उस पर 100 किलोमीटर का भी है, बट देखो अगर 80 का लिमिट है फिर भी हम कभी कभी 100 किलोमीटर के ऊपर, 110 के ऊपर गाड़ी चलाते हैं,
तो उससे क्या होता है, गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है, राइट। बट ये मोमेंटम हम कंटिन्यू रख पाते हैं क्या? नहीं, कभी भी उसको वापस 80 तक लाना पड़ता है, क्योंकि 80 हमारा स्पीड लिमिट है, हर जगह पे सिग्नल्स लगे हुए हैं, तो हम वो मोमेंटम को कैरी कर पाते थोड़े समय के लिए, राइट। वैसे ही ये मोमेंटम है जो हमें थोड़े समय के लिए कैरी करने के लिए मिलता है। तो मार्केट का मूवमेंट भी अगर हम थोड़े समय के लिए कैरी कर सके, मूवमेंट को थोड़े समय के लिए कैच कर सके, तो हम अच्छा प्रॉफिट वो मोमेंटम में निकाल सकते हैं। तो ये हमें समझना है। अभी मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इट हेल्प्स द ट्रेडर टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ एट विच द प्राइस ऑफ अ स्टॉक फ्लक्चुएट्स, राइट। कि मार्केट में वो जो स्टॉक की प्राइस है वो क्या रेट पे फ्लक्चुएट हो सकती है, वो मोमेंटम इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है। फिर इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस मूवमेंट। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस की जो मूवमेंट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये भी मोमेंटम इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है। प्लीज यूजफुल टू स्पॉट डाइवर्जेंस, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, मूवमेंट इंडिकेटर का काम होता है कि आइडेंटिफाई करना डाइवर्जेंस। भी डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होते हैं, एक तो नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये मोमेंटम इंडिकेटर्स हमें वर्कआउट करके देते हैं कि भाई प्राइस की मूवमेंट और जो इंडिकेटर की मूवमेंट है वो अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो उससे प्राइस पे इंपैक्ट इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड टाइम में आता है। वो कैसे आता है वो हमें देखना है आगे। स्टडीज इंडिकेट्स दैट दीज इंडिकेटर्स आर मोर यूजफुल व्हेन मार्केट्स आर ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग मार्केट में इसका यूज डेफिनेटली अच्छा होता है। MACD, RSI, IDX, ROC, stochastic, relative strength index and many more are the examples for the momentum indicators, जिसमें हम देखेंगे। नॉर्मली देखो, टाइप ऑफ डाइवर्जेंस जो हमने ऊपर कहा, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। अभी पॉजिटिव डाइवर्जन क्या होता है? प्राइस मेक्स लोअर हाइज, राइट, लोअर लोज, बट द इंडिकेटर मेक्स हायर हाइज एंड हायर लोज। जब भी प्राइस लोअर लो बना रहा होता है बट इंडिकेटर्स हायर हाइज को वर्कआउट करता है। भाई इंडिकेटर्स दिखा रहा है कि इंडिकेटर्स में इसकी मूवमेंट हायर जाए हो रही है बट प्राइस लोअर लो लगा रही है, मतलब वहां से रिवर्स आने के चांसेस है, पॉजिटिव मूड में जाने के चांसेस है, जिसके लिए हम इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस करके वर्कआउट करते हैं। जब हमारा प्राइस लोअर लो बना रहा होगा बट हमारा इंडिकेटर है वो हायर जाए बना रहा होगा, इंडिकेटर के मूवमेंट्स अगर हायर हाइज है उस टाइम पे, तो हमें वो टाइम पे सेलिंग के लिए नहीं सोचना है। पहली बात तो ये इंडिकेट कर देता है मार्केट में, क्योंकि प्राइस लोअर लो जा रहा है लेकिन इंडिकेटर लोअर लो नहीं जा रहा है, तो उसे हमें सेलिंग पोजीशन से एग्जिट करने का वो इंडिकेशन होता है कि भाई इसमें से सेलिंग पोजीशन से आप एग्जिट कर लो। और फिर अगर उसके बाद पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्टार्ट हो जाते हैं, हायर साइज बनते हैं प्राइस में भी, क्योंकि इंडिकेटर में तो ऑलरेडी बन रहे थे, और जैसे प्राइस में हायर साइज बनने लगते हैं तभी हम उसमें एंट्री लेके कॉल साइड वाला या फिर अपडेटेड प्राइस वाला ऊपर जाने वाले प्राइस में बाइंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसे हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। सेम थिंग्स अबाउट द नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस में क्या होता है? प्राइस मेक्स हायर साइज एंड हायर लोज, बट द इंडिकेटर मेक्स लोअर हाइज एंड लोअर लोज। देखो, प्राइस हायर हाई बना रही रहती है बट इंडिकेटर्स कहीं पे जाके हायर हाई बनाना छोड़ देता है। एक तो वो अपनी लेवल फॉलो करता है या फिर इंडिकेटर्स में लोअर लो बनता है बट प्राइस हायर हाई जाती रहती है। तो उसके बाद जो बढ़ा हुआ प्राइस रहता है वो सिर्फ मूवमेंट का प्राइस रहता है या फिर FIDIs की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको ऊपर लेके जाते हैं। बट जब इंडिकेटर हमें बता रहता है तो इंडिकेटर उतने हायर साइड नहीं बना रहा है जो प्राइस बना रहा है, तभी हमें उसमें जो हायर पोजीशन हमने कॉल साइड ली थी या फिर जो हमने बाइंग की थी तो उसको एटलीस्ट होल्ड करना है या फिर उसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये फर्स्ट इंडिकेटर होता है। तो उसके बाद अगर प्राइस लोअर लो बना लेती है तो उसमें से हमें टोटल 100% प्रॉफिट बुक कर लेना है, और सेलिंग साइड पे पोजीशन अगर बनानी है तो हम उसमें बना सकते हैं। जैसे हम नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं, जो प्राइस हायर हाई बनाती है बट इंडिकेटर लोअर लो बना रहता है। इसको हम ग्राफ पे भी देखेंगे। देखो, प्राइस पॉजिटिव डाइवर्जेंस किससे कहते हैं? प्राइस हायर लो बना रही है, ये प्राइस पहले चार्ट का हाई था और ये दूसरे चार्ट का हाई है, मतलब ये प्राइस हायर लो बना रही है, लोअर लो बना रही है, राइट। लोअर हाइस और लोअर लोज बना रही है, क्योंकि ये हाई से ये लो इसके नीचे है, तो ये लोअर लो बना रही है और ये लोअर हाइस बना रहा है, राइट। तो प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड साइड नहीं है, नेगेटिव साइड है, बट यहाँ पे इंडिकेटर का मूवमेंट हायर हाइस है। जब भी प्राइस नीचे जा रही थी बट इंडिकेटर हमें मूव कर रहा था, भाई इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। ये डायलॉग हमें उस टाइम पे याद आना चाहिए कि भाई प्राइस लोअर लो बना रही है बट इंडिकेटर हायर साइड बना रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। एक तो हम सेलिंग साइड रहेंगे तो फिर यहाँ पे सेलिंग पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे और बाइंग पोजीशन को ढूंढेंगे। जैसे ही बाइंग का सेटअप बनेगा इंडिकेटर के हिसाब से तो जल्दी ही बन जाना चाहिए, और जैसे ही हाई क्रॉस होगा तो उसमें हम बाइंग के साइड एंट्री ले सकते हैं और फिर पॉजिटिव डाइवर्जेंस का
यूज करके हम उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेम अबाउट नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस में क्या होगा, प्राइस हायर हाई बताती होगी, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, उसके बाद नीचे आया, बट जो पहला नीचे था उसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके ऊपर ही उसने क्लोज कर दिया, उसके बाद वापस ये जो हाई था इसको क्रॉस करके वापस उसने हायर हाई बना दिया, मतलब हायर हाइज और हायर लोज बनाए प्राइस ने। बट जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर बता रहा है कि भाई प्राइस तो हायर हाई जा रही है, बट इंडिकेटर्स बता रहा है भाई ये जो मूवमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर्स में हायर हाई नहीं बने, इंडिकेटर्स में लोअर लो बन रहे हैं। तो हमें इसमें से अगर हमने ये पोजीशंस में अगर एंट्री ऑलरेडी ले ली थी तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और पोजीशंस को थोड़ा सा होल्ड कर लेना चाहिए। और इसके बाद अगर इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड चालू हो जाती है और ये लोअर लो को भी ये ब्रेक करके, ये हायर लो को भी ब्रेक करके प्राइस इसके नीचे आ जाती है, तो हमें इसमें से पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके पॉजिटिव प्रॉफिट बुक कर लेना है। और सेलिंग साइड अगर जाना है तो हम सेलिंग साइड में भी इसके लो को ब्रेक होते ही सेलिंग साइड एंट्री कर सकते हैं, जो हमें इंडिकेटर्स अपडेट कर रहा था पहले से। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस होते हैं जो इंडिकेटर्स नॉर्मली अपडेट करते रहते हैं हमें, और उन इंडिकेटर्स को यूज करके हम ये मार्केट में लाइव चार्ट में देख सकते हैं और उसके हिसाब से पोजीशंस भी बना सकते हैं। अभी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इसका हम यूज नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम देखेंगे एमएससीडी एक जो इंडिकेटर है, जो एमएससीडी इंडिकेटर्स में इसका यूज कर सकते हैं हम डेली मार्केट में। एमएससीडी एक अच्छा इंडिकेटर है जो अच्छी तरह से यूज होता है और जो नॉर्मली वर्कआउट भी अच्छा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस, एमएससीडी लाइन एंड सिग्नल लाइन। इसमें नॉर्मली दो लाइंस होती है, एक एमएससीडी लाइन होती है, एक सिग्नल लाइन होती है। डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मूविंग एवरेजेस। इसमें दो मूविंग एवरेजेस का रिलेशन यूज होता है, एक 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 12 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इसमें यूज होता है। एमएससीडी क्रॉसओवर जनरेट्स अ बाय एंड सेल सिग्नल। एमएससीडी क्रॉसओवर नॉर्मली हमें बाय और सेल के सिग्नल्स देती है। प्राइस डाइवर्जेंस आल्सो सिग्नल्स मोमेंटम ऑफ द अंडरलाइंग ट्रेंड। प्राइस डाइवर्जेंस इसमें मोमेंटम के ट्रेंड्स को अंडरलाइन करती है जो हमें वर्कआउट होता है। इसमें एमएससीडी की लाइन रहती है जो 26 और 12 का डिफरेंस होता है वो, और सिग्नल लाइन जो होती है वो 9 EMA का एमएससीडी लाइन रहती है वो। अभी हम ये प्रैक्टिकली कैसे वर्कआउट होता है देखेंगे। एमएससीडी लाइन क्रॉसेस द सिग्नल लाइन फ्रॉम बिलो। नीचे से अगर ऊपर क्रॉस करती है तो उसे हम बाय सिग्नल समझते हैं, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो उसे हम सेल सिग्नल समझते हैं, राइट। एमएससीडी क्रॉसिंग ओवर द अबोव जीरो इज कंसीडर्ड एज बुलिश। जैसे एमएससीडी की जो सिग्नल लाइन है वो जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो उसमें हम बुलिश सिग्नल समझते हैं, और जीरो लाइन से नीचे आता है तो उसको हम बेरिश सिग्नल समझते हैं। व्हेन द प्राइस फॉल्स बट एमएससीडी राइजेस, कभी कभी ऐसे भी होता है प्राइस फॉल हो रही है बट एमएससीडी राइज होता है तो उसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, जो हमने पॉजिटिव डाइवर्जेंस करके ऊपर पढ़ा। और जब प्राइस राइजेस बट एमएससीडी फॉल्स तो उसे हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, जिससे नेगेटिव डाइवर्जेंस ऊपर हमने पढ़ा वैसे भी एमएससीडी हमें इंडिकेट करता है। वो हम अभी चार्ट पे देखेंगे। देखो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था मार्केट, बट यहाँ पे ये निगेटिव डाइवर्जेंस हो गए। इसने एमएससीडी लाइन ने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे सेलिंग का हमें सिग्नल मिला। सेलिंग सिग्नल से हमने यहाँ पे अगर सेलिंग पोजीशन बना ली होती तो हम ये इतना बड़ा प्रॉफिट को, इतनी बड़ी रैली को कैच कर पाते। पर यहाँ पे एग्जिट कब है, जब ये लाइन यहाँ से नीचे से इसको ऊपर क्रॉस कर रही है तभी इसमें से हमें एग्जिट हो जाना, राइट। तो हम ये ऐसे मूवमेंट्स को इसमें कैच कर सकते हैं। तो ये हमें सब समझना है कि जीरो लाइन के अबव है तो डेफिनेटली बाइंग पोजीशन नहीं बनती है, बट जीरो लाइन के नीचे भी इसमें बाइंग पोजीशन बनती है और जीरो लाइन के अबव भी सेलिंग पोजीशन बनती है। तो हमें ये एमएससीडी लाइन को ही फॉलो करना है। इसमें से एमएससीडी लाइन क्रॉसेस द सिग्नल लाइन, उसको ही फॉलो करना है। ये एमएससीडी लाइन है जो ब्लू वाली, और ये जो येलो ब्राउनिश कलर है वो सिग्नल लाइन है। सिग्नल लाइन को क्रॉस ऊपर से नीचे करती है तो सेल, और नीचे से ऊपर करती है तो बाइंग पोजीशन। देखो यहाँ से बाइंग पोजीशन बनी है तो फिर यहाँ पे अगर हम बाय कर दे तो यहाँ पे ये बड़ी रैली को हम कैच कर पाते डेफिनेटली। तो ये लाइव मार्केट में भी अच्छा रन होता है। इसको आप एमएससीडी को नॉर्मली लगा के देख सकते हैं कोई भी स्टॉक में, तो ये अच्छा रन करता है। अभी मारुति के स्टॉक में हम ये एमएससीडी को लगा के देखेंगे। ये देखिए अभी हमने यहाँ पे एमएससीडी लगा दिया, आपको दिख रहा होगा। ये कल से ही इसने बाइंग दिखा दी थी, राइट। तो कल तो इसने कल सुबह, कल आफ्टरनून में 2:55 पे इसमें बाइंग दिखा दी थी। तो वहां पे अगर हम इसको बाय करके रख देते होल्ड करके
तो उसके बाद ये आज इसने इतना बड़ा रिटर्न दे दिया है। तो एमएससीडी लाइंस जैसे ही सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है और उसके बाद इसमें बाइंग आती है। आज पहली वाली कैंडल को भी अगर हम देखते तो उसने भी इसमें ऑलरेडी बाइंग दिखा दी थी, तो इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पे यहाँ तक इसको कैरी करने का एमएससीडी ने इंडिकेटर दे दिया था। तो इसमें भी हम एमएससीडी के हिसाब से मूवमेंट लेके हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम कौन से भी इंडिकेटर में लगा सकते हैं, कौन से ही चार्ट में लगा सकते हैं, और वो मूवमेंट चार्ट रहेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट देखे जाता है। तो ये मल्टीपल इंडिकेटर्स है जिसका हम यूज करते हैं नॉर्मली लाइफ में और जिसका हमें फायदा होता है। उसके साथ ये जो ग्रीन लाइंस बनी है जीरो लाइन के अबो, तो ये भी इंडिकेट करती है भाई मार्केट में रन अच्छा हो रहा है। तो ये ग्रीन जो डाइवर्जेंस बने हैं उसका हमें यूज करना है और उसके हिसाब से उस मूवमेंट को कैरी करना है। और जैसे ही ये ग्रीन लाइंस कम होने लगती है तो यहाँ पे भी हम एग्जिट कर सकते थे, तो यहाँ पे एग्जिट कर देना है ताकि ये मूवमेंट खत्म होने को आया है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक कर लेना है। तो ये हमें समझना है। एमएससीडी इंडिकेटर एक अच्छा इंडिकेटर है, आप इसको नोट डाउन करके रखिए। राइट, एमएससीडी बुलिश डाइवर्जेंस देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस फॉल हो रही थी बट एमएससीडी राइजिंग हो रहा था। तो ये भी ऐसे कभी कभी इंडिकेट करता है मार्केट में, भाई प्राइस फॉल हो रही है बट एमएससीडी रन हो रहा है, अप साइड मूवमेंट जा रहा है, तो मतलब ये जो डाउनफॉल है वो रियल नहीं है, वो तो सिर्फ प्राइस बुकिंग आ रही है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो उसके बाद कहीं पे भी इसमें बुलिश मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, यहाँ पे हमें अगर हम सेलिंग पोजिशन है तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है और होल्ड करना है कि ये जो लास्ट स्विंग है इसको क्रॉस करे। तो ये स्विंग जैसे यहाँ पे क्रॉस होता है तो इसमें हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं और एमएससीडी ने जो राइजिंग मूवमेंट दी थी उसको हम कैच करके राइजिंग का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये एमएससीडी का अच्छा यूज होता है नॉर्मली और एक वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट है। एमएससीडी का बेरिज डाइवर्जेंस भी मार्केट कभी कभी दिखाता है कि भाई मार्केट की प्राइस अब हायर हाई बना रही है बट एमएससीडी हायर हाई नहीं बना रहा है, एमएससीडी लोअर लो बना रहा है। तब हमें अगर ये हायर हाई पोजीशन में हम हैं तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और वेट करना चाहिए। ये जो स्विंग लो है वो जैसे ही ब्रेक होता है तो उसके बाद हम सेलिंग साइड में यहाँ पे आके सेलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो हायर हाई जा रही थी बट एमएससीडी लोअर लो बना रहा था। तो हमें ये समझना है भाई यहाँ पे जो हायर हाई जा रहा है वो तो सिर्फ जो बड़े इन्वेस्टर्स है उसको प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, बट एमएससीडी बता रहा है कि इतना हायर साइड नहीं जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट हमें कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जब भी हमें ये इंडिकेटर मिले। और उसके बाद इसमें लोअर लो बन रहा है तो फिर हमें ये स्विंग लो जो ब्रेक होने का वेट करना चाहिए और उसके बाद इसमें सेलिंग पोजिशन में आके हम सेलिंग का प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा मार्केट में कोई भी इंडिकेटर्स आप मल्टीपल टाइम यूज करोगे, बहुत दिन तक यूज करोगे, तो आपको उसका 100% यूटिलाइजेशन समझ में आता है और उसको वर्कआउट करके आप अच्छा प्रॉफिट बाद में कमा सकते हो। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर है आरएसआई, जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं बहुत बार। हम इसको तो निफ्टी में भी यूज करते हैं डेली मार्केट ट्रेडिंग के लिए और ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर्स है। और ये आपको हमने पहले ही बताया भाई, निफ्टी में हम इसको डेली यूज करते हैं, डेली इंट्राडे में भी इसको यूज करते हैं और बाकी के ऑप्शंस में भी इसका यूज करते हैं हम। तो एक ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है जो अच्छा काम करता है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं आरएसआई को और ये अच्छा वर्कआउट भी होता है। राइट, तो हम इसको यहाँ पे आरएसआई लगा देते हैं। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। ये आरएसआई की लाइंस आपको क्लियर दिखे इसके लिए हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए आज की 5 मिनट की पहली कैंडल थी, उसके बाद इसने आरएसआई ने यहाँ पे बाइंग दी थी, तो यहाँ से बाय करके हम यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। यहाँ से ही बाइंग देती थी तो यहाँ से बाइंग करके हम यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग जो सुबह हमने कॉल दिया था वो आरएसआई को देख के ही दिया था। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग पोजीशन आई थी, तो इसी कॉल के हिसाब से हमने यहाँ पे सेलिंग का पुट का कॉल का ऑर्डर दिया था सुबह हम जब लाइव ट्रेड कर रहे थे तभी। और फिर यहाँ पे हमने यहाँ तक का प्रॉफिट 200 पूरा तो नहीं बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, बट जो भी हमें आरएसआई के मूवमेंट से मिला था। तो आरएसआई ये डेली इंट्राडे ट्रेड में भी अच्छा काम करता है और डेली मार्केट पोजीशंस को कैरी करने में भी हेल्प करता है, जिसमें कभी भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सीजन हो जाती है तभी भी ये अच्छा वर्कआउट करता है और ये अच्छा इंडिकेट कर देता है कि भाई ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है।
ये देखो अभी परसों ही ओवरसोल्ड पोजीशन में था कल, तो यहाँ से बाइंग आई थी, ओवरसोल्ड पोजीशन में थोड़ा टाइम रहा और उसके बाद यहाँ से बाइंग आ गई, ये ओवरबॉट पोजीशन हो गया, तो फिर वहां से वापस सेलिंग आ गई। तो हमें ये पोजीशंस को समझना है। आरएसआई यूज करके हम डेली इंट्राडे ट्रेड्स भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड भी कर सकते हैं, बट जब भी ओवरसोल्ड पोजीशन हो जाए तो उसके बाद सेलिंग का नहीं सोचना है, उसमें उसके बाद थोड़ी फार बाइंग तो आएगी 100%, तो हमें वो समझना है। और ओवरबॉट होने के बाद भी उसके बाद और बाइंग के लिए नहीं जाना है, तो उसमें थोड़ा सा होल्ड कर लेना है, क्योंकि ओवरबॉट पोजीशन के बाद थोड़ी सी सेलिंग भी वापस आती है। तो हमेशा ये समझना है, और ये इंडिकेटर अच्छा वर्कआउट होता है डेली लाइफ में, तो आप इसको भी अच्छे तरह से यूज कर सकते हो डेली ट्रेडिंग के लिए, तो जाके आपका ट्रेडिंग जर्नी है वो अच्छा बन सके, राइट। तो आरएसआई एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है जो अच्छा वर्क करता है, ये हम ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, तो उसको डीप में अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, बट ये आप डेली लाइव मार्केट में यूज करके इसका अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हो, और जो आपको डेली प्रॉफिट अच्छा दे सकता है। और ये ऑलरेडी हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं आरएसआई, आरएसआई बहुत बढ़िया वर्क होता है, तो हमें आरएसआई को डेफिनेटली यूज करना चाहिए, और आरएसआई अच्छा रिजल्ट भी देता है। उसके बाद है ऑरेंज डायरेक्शनल इंडेक्स, जिसे हम एडीएक्स कहते हैं, डेवलप बाय वेल्स वाइल्ड करके जिनका नाम था, उन्होंने इसको डेवलप किया था। इट इज हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, ये ट्रेंड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। इट इज नॉन डायरेक्शनल इंडिकेटर दैट मेजर्स ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द प्राइस इज ट्रेंडिंग अप और डाउन। ये सिर्फ ट्रेंड को रेगुलेट करता है, स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है ट्रेंड के। ये प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये वर्कआउट नहीं करता है। इट इज प्लॉटेड एज अ सिग्नल लाइन दैट रेंजेस बिटवीन 0 to 100. A high ADX value suggests a strong trend, whereas a low ADX value suggests a weak trend. Many traders also follow DI plus DI minus DI on ADX. Plus DI indicates bullishness, minus DI indicates bearishness. वो depends upon ADX indicators का जो एक स्केल होता है 0 to 25 अपसेंट और वीक ट्रेंड, 25 to 50 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, 50 to 75 वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, एंड 75 to 100 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो हम इसको एडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, उसका ट्रेंड कहाँ पे अपडेट हो रहा है उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से इसका यूज होता है। जो हमें मार्केट में ये एक एडेक्स की लाइन होती है, एडेक्स की लाइन कहाँ पे है उसके हिसाब से हमें वर्कआउट करना है। अगर वो 25 से नीचे है तो उसको वीक ट्रेंड कहा जाता है, 25 से 50 के बीच में तो उसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहा जाता है, 50 से 75 के बीच में तो उसको वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहा जाता है, और 75 के अबव है तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इससे हम कहते हैं। नॉर्मली हम ये किसी भी स्टॉक में देख सकते हैं, अगर हम एडेक्स लगाते हैं तो हमें पता चलता है भाई एडेक्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, बट उसमें नॉर्मली मिनिमम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसको फॉलो करना है एडेक्स को। तो हम यहाँ पे आरएसआई को निकाल देते हैं और एडेक्स को यहाँ पे लगा देते हैं, और एडेक्स को अगर हमने लगा दिया तो देखिए नॉर्मली जब ये 20 के नीचे चला गया था, जिसको हम वीक जोन कहते हैं, तो मार्केट वहां पे ऑलरेडी नीचे आ गया था, राइट। देखो जब मार्केट यहाँ पे था परसों 21,200 लास्ट वीक जब था, तभी एडीएक्स 20 के नीचे चला गया था। उसके बाद जैसे मार्केट बढ़ने लगा तो एडीएक्स भी 20 से ऊपर आ गया, तो वो अच्छा एक ट्रेंड चालू हो गया, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि उसमें बाइंग आ रही थी, राइट। फिर ये 50 तक गया और 50 से वापस नीचे आने लगा, तो ये वापस थोड़ा सा वीक होने लगा, जो ये हमें इंडिकेट कर रहा है, राइट। उसके बाद ये नीचे 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 आते वापस 20 के नीचे आज बंद हुआ है, तो मतलब इसके बाद इसमें वापस रैली आ सकती है और इसके अबव ये ऊपर जा सकता है, जो ये अगले हफ्ते में देखने मिल सकता है। बट ये एडीएक्स इस तरह से अच्छा रन होता है, इसको हम किसी भी शेयर में भी लगा के देखेंगे तो इसका वर्कआउट कैसे होता है। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज है, देखो ये कल तो 20 के नीचे था, आज जैसे ओपन हुआ तो वो 20 के ऊपर चला गया और उसने ट्रेंड को फॉलो किया, 20 से वो अप्रोक्सीमेटली 61 तक चला गया, और उसके बाद वो नीचे जाने लगा। तभी हमें जब ये 61 से ऊपर नहीं जा रहा है तो हमें ये एग्जिट की एंट्री मिल जाती है, भाई यहाँ से अभी एग्जिट हो जाओ, क्योंकि ये मार्केट इसके ऊपर नहीं लेके जाने दे रहा है, तो यहाँ से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ऊपर वो चढ़ चुका है, तो उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब हम इसमें एग्जिट का एंट्रेंस यहाँ से इंडिकेशन ले सकते हैं और इसके हिसाब से इसमें एग्जिट हो सकते हैं। तो ये सिर्फ ट्रेंड को वर्कआउट करता है, ना कि प्राइस मूवमेंट को, बट ये ट्रेंड के हिसाब से हमें अपडेट कर देता है, भाई ये कल नीचे था आज ऊपर ऊपर हुआ और उसके हिसाब से ऊपर ही चलता गया,
तो हमें एग्जिट करने के लिए इंडिकेट ये करता है भाई इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ से एग्जिट कर देना अच्छा है ताकि हम प्रॉफिट बुक कर सके। तो हमें ये सिंपल सिंपल इंडिकेटर्स को यूज करना है डेली मार्केट लाइफ में, जिससे हमारा डेली ट्रेडिंग बढ़े। फिर ये नेक्स्ट इंडिकेटर है रेट ऑफ चेंज, आरओसी जिसे कहा जाता है। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है, ये भी अच्छा वर्कआउट करता है। इट इंडिकेट्स द स्पीड एट विच द प्राइस चेंजेस ओवर द टाइम। इट कंपेयर्स टुडेस प्राइस टू द प्राइस एंड पीरियड सेग। आरओसी क्लोज माइनस क्लोज एंड पीरियड सेग, क्लोज एंड पीरियड सेग मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक परसेंटेज वाइज इंडिकेटर है जो रेट ऑफ चेंज को वर्कआउट करता है। अगर ये 0 से अबव है तो उसको पॉजिटिव जोन कहा जाता है, और 0 के नीचे है तो उसे नेगेटिव जोन कहा जाता है। जहाँ पे प्राइस 0 के अबव है तो राइज होगी, और 0 के नीचे है तो फिर फॉल होगी, इसको कहा जाता है। तो और उसे हम नॉर्मली मार्केट में यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मोमेंटम डिक्रीजिंग हो रहा था जब मार्केट बढ़ रही थी, तो ये हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस बता रहा है। यहाँ पे प्राइस तो ऊपर जा रही है बट मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। तो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है मतलब भाई ये प्राइस ऊपर जा रही है, बट ये कहीं पे भी जाके एग्जॉस्ट हो जाएगा, और एग्जॉस्ट होने के बाद ये सेलिंग स्टार्ट करेगा। तो ये जैसे ही इसने जीरो लाइन को क्रॉस किया उसके बाद उसमें सेलिंग स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ पे ये एग्जॉस्ट हो गया और उसके बाद इसमें से सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो हम इसको सिर्फ मूवमेंट कैरी करने के लिए ट्रेल कर सकते हैं। इसमें मोमेंटम पता चलता है भाई, मोमेंटम इसका डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे देखो बढ़ रहा था तो यहाँ तक वो बढ़ा, तो ये मूवमेंट इसने कैच किया। उसके बाद ये आगे प्राइस तो बढ़ी है बट इसका मोमेंटम था वो थोड़ा सा कम होते जा रहा था, कम होते जा रहा था, मतलब ये अभी एग्जॉस्ट होते जा रहा है। इतनी इसकी बायर्स की ताकत नहीं है कि इसको और आगे लेके जाए। तो ये कहीं पे एग्जॉस्ट होते जा रहे थे, एग्जॉस्ट हो रहे थे, और यहाँ पे वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये जैसे ही 0 के नीचे गया तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो उसमें हम सेलिंग कर सकते हैं, तो सेलिंग में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये जैसे ही 0 के अप आ गया तो फिर इसमें वापस बाइंग स्टार्ट होगी, तो हम इसमें वापस बाइंग करके प्रॉफिट बाइंग साइड कमा सकते हैं। तो हमें इन सब इंडिकेटर को समझना होगा और उसके हिसाब से काम करें तो फिर अच्छा प्रॉफिट बनता है मार्केट में। एडीएक्स ये एक अच्छा इंडिकेटर है जिसको हम लगा के वर्कआउट कर सकते हैं, और ये आरओसी भी एक अच्छा इंडिकेटर है जिसको हम लगा के वर्कआउट कर सकते हैं। तो भी हमें आरओसी भी लगा के देखना है इसी इंडिकेटर में। तो हम एमएसडी को निकाल देते हैं और आरओसी इसमें लगा देते हैं। ये ये आज की पहली कैंडल 0 के ऊपर चला गया आरओसी, कल ही गया था वो ऑलरेडी। तो कल ही हम इसमें बाइंग करके जा सकते थे कि कल ही वो आरओसी 0 के ऊपर था, और फिर आज इसने यहाँ तक ऊपर मूवमेंट दी। इसके बाद प्राइस तो बढ़ी है बट ये नेगेटिव डायवर्जन बता रहा है, मतलब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कभी भी रेड कैंडल बने तो आपको एग्जिट करना है, आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इंडिकेटर इसको नीचे जा रहा है, ये मूवमेंट लूजिंग का साइन है भाई। इसमें प्राइस तो ऊपर जा रही है बट मूवमेंट लूज करते जा रहा है। तो इसमें बायस में उतना था ये नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि इसको और आगे लेके जाए। तो इसके लिए मोमेंटम लूजिंग के इंडिकेटर के बाद हमें कोई भी रेड कैंडल दिखे तो एग्जिट कर लेना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को बुक कर सकें। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो इसे हमें कैरी कर सकते हैं। आरओसी एक अच्छा इंडिकेटर है जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। फिर स्टॉकेस्टिक एक अच्छा इंडिकेटर है जो डेवलप बाय द जॉर्ज सी लेन 1950s में इसको वर्कआउट किया था। इट्स कंपेयर्स द मोस्ट रिसेंट क्लोजिंग प्राइस टू इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइसेस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये प्राइस को कैलकुलेट करता है। इट इज कंपेयर्ड ऑफ टू लाइंस, परसेंटेज के स्लो स्टोकेस्टिक्स एंड फास्ट स्टोकेस्टिक, ऐसे दो लाइन से इसको वर्कआउट किया जाता है। इट ऑस्किलेट्स बिटवीन 0 to 100, स्टॉच above 80 overbought zone, below 20 oversold zone, when परसेंटेज के क्रॉसेस द परसेंटेज डी फ्रॉम बिलो बाइंग सिग्नल देता है, और परसेंटेज के क्रॉसेस द परसेंटेज डी फ्रॉम अबव सेलिंग सिग्नल देता है। ये नॉर्मली एमएसडी के लाइन के हिसाब से ही काम करता है, बट ये थोड़ा सा अलग इंडिकेटर है। ये परसेंटेज वाइज में काम करता है और वो वैल्यू के हिसाब से काम करता है। तो स्टॉकेस्टिक हम नॉर्मली इसमें लगा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा भाई ये स्टॉकेस्टिक कैसे काम करता है। ये देखिए यहाँ पे स्टॉकेस्टिक ने कल ही इसको क्रॉस किया था, कल 3:15 वाली कैंडल ने। तो यहाँ पे अगर हम
इसको बाय कर लेते तो फिर इसको यहाँ तक हमें होल्ड करना था, और इसके बाद इसने सेलिंग सिग्नल दिखा दिया था, तो इसके बाद इसने क्रॉस ओवर कर लिया, मतलब यहाँ पे मोमेंटम लूजिंग स्टार्ट हो गया था। इसके लिए बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो सकते थे। तो स्टॉकेस्टिक एक अच्छा इंडिकेटर है, बट आपको इसको डेली यूज करोगे तभी आपको इसका इंपॉर्टेंस और वर्कआउट होगा। बट ये इंडिकेटर वाइज ये बहुत बढ़िया काम करता है। कल ही इसने बाइंग दिखा दी थी इसके इंडिकेटर में, तो कल हम बाइंग करके इसको जा सकते थे, और आज यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके हम ये मोमेंटम लूजिंग के हिसाब से यहाँ से एग्जिट हो सकते थे। उसके बाद भी वो प्राइस आगे बढ़ी है, बट मोमेंटम लूज हो रहा था, इसके लिए इसने सेल का सिग्नल दिखा दिया। इसको हम स्टॉकेस्टिक को यूज कर सकते हैं उसके हिसाब से। और जो 80 के अबव है, देखो इसमें ये दो लाइंस इंडिकेट की गई है। ये जो 80 है इसके अबव ओवरबॉट जोन है, और ये 20 के नीचे जाता है तब ओवरसोल्ड जोन है। देखो नॉर्मली प्राइस यहाँ पे गई थी तो ओवरसोल्ड जोन था, तो वहां से रिकवरी आना तय था, तो उसके बाद यहाँ पे बाइंग आ गई। तो ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन हमेशा हमें बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वर्कआउट करके देते हैं। तो यहाँ से बाइंग आना तय था, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गई, उसके बाद ओवरबॉट सोल्ड में गई, ओवरबॉट क्वेश्चन में जाके वापस थोड़ा सा प्राइस नीचे आई 50 पॉइंट तक, 50 पॉइंट से वापस बाइंग आई, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे रिट्रेस हुई, और रिट्रेस होने के बाद ये आज अच्छी बाइंग आई है। तो आप इसको डेली यूज करोगे तो आपको ये समझ में आएगा ये इंडिकेटर कैसे 100% वर्क करता है। बट ये अच्छा इंडिकेटर है, वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर है, और जो अच्छा वर्कआउट करता है, जिसको हम कैरी करके डेली मार्केट में यूटिलाइज करके अच्छा प्रॉफिट इसमें से अर्न कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, तो डेली लाइफ में इसको भी यूज कर सकते हो। ये एक अच्छा इंडिकेटर है। उसके बाद है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये एक अच्छा इंडिकेटर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई का ही ब्रदर है वैसे तो। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो उसका इंडेक्स बताता है, और ये आरएसआई एक लाइन होती है, वो 0 के अबव होगी तो बुलिश होती है, 0 के नीचे होगी तो बेरिश होती है। और ये नॉर्मली 15 डेज का आरएस को फॉलो करता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ को। तो नॉर्मली 55 डेज की कैंडल्स को फॉलो करता है, हम जो टाइम फ्रेम लगाते हैं उसके हिसाब से। 0 के नीचे है तो सेलिंग, 0 के अबव है तो बाइंग। ये सिंपल कॉन्टेक्ट है इसमें जो हमें फॉलो करना है। अगर हम ये मारुति में लगा के देखते हैं आरएस को, तो हमें पता चलेगा भाई ये क्या बता रहा है। हम ये इंडिकेटर निकाल के इसमें आरएस लगा देते हैं। ये देखिए, तो इसने कब से बाइंग दी थी, 0 के अबव ये कल ही चला गया था। कल सुबह 9:15 से इसमें बाइंग थी, तो कल सुबह ही हम इसको 0 के अबव के इंडिकेटर के हिसाब से कल बाय कर सकते थे, और आज इसको होल्ड रखते तो डेफिनेटली आज इसने प्रॉफिट दिया है। तो कल से बाइंग करके इसको सिर्फ होल्ड रखना था, आज तो इसने छप्पर फाड़ के कमाई करके दी है लोगों की, तो इसमें ये अच्छा प्रॉफिट हम मिला सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में जिनका यूज होता है नॉर्मली डेली ट्रेडिंग लाइफ में, और आप जितने ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करोगे उतना ज्यादा वर्कआउट होगा। बट कोई भी इंडिकेटर्स अगर आप ज्यादा टाइम यूज करते हो तो उसमें से आप फ्रेंडली हो जाते हो, और वो फ्रेंडली आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिकेटर का आपको प्रॉफिट लेने में हेल्प करता है। तो आपको ये समझना है और उसके हिसाब से काम करना है। ये सब इंडिकेटर्स अच्छे काम करते हैं, आपको ये समझना है, और ये सब इंडिकेटर्स को यूज करके आप डेली अपना ट्रेडिंग अच्छा बेटर बना सकते हो। नॉर्मली ये 6 इंडिकेटर्स है, मोमेंटम इंडिकेटर्स, जो अच्छे वर्कआउट होते हैं, और जो वर्कआउट होकर इसका अच्छा फायदा हमें डेली ट्रेडिंग में मिलता है। नॉर्मली ये इंडिकेटर्स आपको यूज करने हैं डेली। कल के लिए आपको कुछ स्टॉक्स देखने हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये 3 में तो डेफिनेटली कल भी मूवमेंट्स कैरी फॉरवर्ड रहेगा। बाकी मारुति गोदरेज में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो वो हमें ध्यान में देना है। बट कैनरा, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा में कल मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, ऐसी चांसेस है। एनएमडीसी में भी कल मूवमेंट हो सकता है, तो इन सब स्टॉक्स को आपको कल के लिए फॉलो करना है। और आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछने हैं। डेफिनेटली विश्वास जी, आप तीनों यूज कर सकते हो, आरएसआई, स्टॉकेस्टिक्स विद एमएससीडी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ट्रेडिंग व्यू जो नॉर्मल फ्री वर्जन है वो 3 इंडिकेटर्स यूज करने की परमिशन नहीं देता है। तो आप अपने जो ब्रोकर अकाउंट है उसमें वो तीनों यूज करके उसका वर्कआउट देख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। बट देखिए, कोई भी ऑब्जर्वेशन वर्कआउट करने के लिए आप उस इंडिकेटर को जितना ज्यादा टाइम यूज करोगे तभी आपको उसके इंपॉर्टेंस समझ में आएंगे, और फिर उन सब इंपॉर्टेंस को आप वर्कआउट करके फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग सेटअप में यूज करके उसका प्रॉफिट ले सकते हो। एक दिन में देखो, कभी भी कोई भी
अर्जुन नहीं बन सकता। अर्जुन बनने के लिए अर्जुन ने बचपन से धनुर्विद्या सीखी थी, उसके बाद ने जो 15 साल सीखी धनुर्विद्या, उससे वो दुनिया का नंबर 1 धनुर्विद्याधारी बना, राइट। तो अगर हमें नंबर 1 बनना है या नंबर 1 भी नहीं बनना है बट बेटर है या अच्छा ट्रेडर बनना है, तो अच्छा ट्रेडर बनने के लिए हमें कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की मेहनत काम आएगी। हम ये जो सब नॉलेज ले रहे हैं, इस नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट करना है, डेली ट्रेडिंग स्किल को आपको डेवलप करना है। ये सब इंडिकेटर्स को आप डेली यूज करोगे डेली मार्केट में, तभी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। कोई भी चीज इजीली आप वर्कआउट करने जाओगे कि ऐसे होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कोई भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, वो एक दिन में प्रॉफिटेबल नहीं बनते। आज हम भी 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने भी पहले 4 साल लॉस में गुजारे हैं। पहले 4 साल हमने भी लॉस बियर किया है, बट 4 साल के बाद हमें वो कॉन्फिडेंस आया भाई हम कहाँ गलत थे, क्या गलती हम कर रहे थे। उसके बाद हमने फिर प्रॉफिट लेना स्टार्ट किया। तो पहले 4 साल जो हमने लॉस को वर्कआउट किया, वो हम नहीं चाहते हमारे स्टूडेंट्स वर्कआउट करें। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स पहले ही हफ्ते से या फिर पहले ही महीने से प्रॉफिट लेना स्टार्ट करें। बट उसके लिए आपको हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको वर्कआउट करना पड़ेगा, हम जो एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे एडवाइस के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो हमारा जो 4 साल हमने जो इन्वेस्ट किया मार्केट को लर्निंग के लिए, वो आपको ना करना पड़े, और वो जो लॉस हमने बियर किया 4 साल, वो आपको ना करना पड़े। इसके लिए हम आपको ये सब हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप वो लॉस बियर ना करें, आपको वो स्टेज ना फेस करना पड़े, और वो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। और जब आप प्रॉफिटेबल रहोगे तो हमारे लिए एक खुशी की बात होती है, आप जो दुआ देते हो वो हमारे लिए काम आती है। तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम अवर ऑल स्टूडेंट्स कि भाई आज तक के हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब प्रॉफिटेबल रहे हैं, वो उनकी ओवर ट्रेडिंग कम हो गई, उनका जो लॉसिंग मेकिंग वर्कआउट था वो कम हो गया, वो प्रॉफिटेबल अभी हो गए। कुछ मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं, कुछ ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं, वो तो डिपेंड्स अपॉन उनके कैपिटल के हिसाब से और हर एक की अपनी रिस्क कैपिटल क्या है उसके पास। बट हर कोई डेली थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले रहा है, दैट इज गुड थिंग फॉर अस कि भाई आप भी हमेशा डेली प्रॉफिट में रहो, यही हमारा टारगेट है। और उसके लिए जो भी हेल्प लगेगी वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। बट आपको अपने डाउट्स हम तक लाने होंगे, आपको हमसे पूछना पड़ेगा आपको क्या डाउट्स है, आपको डेली ट्रेडिंग में क्या दिक्कत आ रही है, then only we can work out, भाई we can sort out those problems। अदरवाइज आप अपने प्रॉब्लम्स अपने पास ही रखोगे तो देन वी वोंट एबल टू हेल्प यू आउट। भाई आपके एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है, आप क्या फेस कर रहे हो, क्यों वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, इन सब चीजों को हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। देखो राजेश पिल्ले जी, इसमें इंडिकेटर आप कौन सा लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर डिपेंड है। कुछ जो लीडिंग इंडिकेटर्स है, जैसे मैंने कहा आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर आप 5 मिनट के कैंडल के ऊपर इंस्टेंट पोजीशन ले सकते हो, बट जो लैगिंग इंडिकेटर्स है उसमें आपको कंफर्मेशन सेटअप की जरूरत होती है, उसमें आपको कंफर्मेशन के बाद ही आप एंट्री लेनी है। सविता महाजन जी, आपको डेली प्रैक्टिस के लिए कितना अमाउंट चाहिए? देखो आपको अगर इनिशियल लेवल पे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो अप्रोक्सीमेटली आप 5,000 रुपीज से भी इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको जो भी ट्रेड लेने, देखो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको 2 सिस्टम बना के रखने हैं। आपको जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट होगा उसको इन्वेस्टमेंट में लगाना है, इन्वेस्टमेंट आपका पहला टारगेट होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट होगा उसको इन्वेस्टमेंट में लगाओगे, ये वर्कआउट करो। और दूसरी चीज, आप जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाओ, देखो ट्रेडिंग में एक चीज होती है जो हम सबको समझनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, मार्केट एक्सचेंजेस या फिर अपना ब्रोकर अपने को प्रॉफिट नहीं देता है, राइट। ये जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, ये जो सेलर होता है उसका प्रॉफिट होता है, जो सेलर पोजीशन सेल करता है उसके बाद बायर्स को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो बीच वाला डिफरेंस है, दुनिया में, इंडिया में कहीं पे भी जो अभी 11 करोड़ ट्रेडर्स बने हैं, कम्युनिटी बनी है 11 करोड़ की, इसमें से कभी एफआईएस की पोजीशन हो सकती है जिसमें से हमें प्रॉफिट हुआ, कभी डीआईएस की पोजीशन हो सकती है जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ, या फिर कोई नॉर्मल ट्रेडर होगा जिसका हमें प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है किसी और का आता है, किसी और को लॉस होगा तभी किसी और को प्रॉफिट होता है, क्योंकि नॉर्मली एक्सचेंज या फिर ब्रोकर प्रॉफिट हमें प्रोवाइड नहीं करता है। सामने किसी ने पोजीशन बेची होगी तभी हम बाय करते हैं, और फिर बाद में हम किसी को बेचते हैं तो कोई और बाय करता है, तभी हमारी पोजीशन साइकिल कंप्लीट होती है। तो नॉर्मली ट्रेडिंग से हमें जो भी प्रॉफिट हो तो उसको हमें 2 पार्ट में यूज करना है, उसका एटलीस्ट मिनिमम 1 और 2% हमें ट्रस्ट, डोनेशन या कुछ अच्छे चीजों में लगाना है।
क्योंकि देखो कोई भी पैसा अगर लूज कर रहा है तो वो अच्छे दिल से नहीं वर्कआउट होता है, बट ये बिजनेस है, तो बिजनेस में किसी का फायदा किसी का लॉस होते रहता है, बट ये जो पैसा आता है वो उसको दुख दे के आता है जिसका लॉस हुआ है उसको। तो वो दुख अगर हमें दूर करना है तो हमारे जो प्रॉफिट होता है उसमें से 1 और 2% अमाउंट हमें कोई ट्रस्ट के लिए, कोई डोनेशन के लिए, जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है उसको डोनेट करनी चाहिए, या फिर कुछ भी अच्छे काम हो मार्केट में, सोशल काम जिसमें आप वर्कआउट कर सको, पार्ट ले सको, ऐसे पार्ट्स में यूटिलाइज कर देनी चाहिए, ताकि वो ब्लेम हम पे ना लगे और वो हमारा वर्कआउट हो सके। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको जो भी प्रॉफिट से, मार्केट से प्रॉफिट हो, उसका 1% ईयरली कुछ भी स्मॉल अमाउंट उसमें से आप डोनेशन के लिए यूटिलाइज करो। अच्छे मार्केट में बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्ट्स है जिसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो उसमें यूटिलाइज करो ताकि आपको भी उसका फल मिले और आपको उसके दिक्कत ना हो। बस हमारी यही चाह है कि आप सभी प्रॉफिटेबल बने, और हम यही कहते हैं कि भाई आप जितना अच्छा नॉलेज शेयर करोगे, आप जितना अच्छा सोसाइटी को दोगे, उतना ही अच्छा रिटर्न आपके पास आएगा। तो इसीलिए ये हमारा टारगेट है कि हम अच्छे से अच्छा नॉलेज आप तक पहुंचाएं ताकि आप प्रॉफिटेबल बने, और आप प्रॉफिटेबल बनोगे तो आप जो अच्छे दुआएं देंगे तो हमें काम में आएंगी डेफिनेटली इन फ्यूचर लाइफ। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ओनली। दैट्स इट। होप you are gaining good knowledge from our side. We are trying our best. पेटीएमचा स्टॉक का डाऊन जात आहे. पेटीएम सर, काल आरबीआयने पेटीएम वरती रेस्ट्रिक्शन्स लावले, त्यांचे जे काही रिपोर्ट्स आहेत ते एक्सेप्टेबल नाही आहेत एज पर द आरबीआई रूल के हिसाब से, वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसीलिए पेटीएम पर आरबीआई ने कुछ लिमिटेशंस लगा दिए हैं, और आरबीआई के लिमिटेशन के हिसाब से सेबी ने भी उनके सिस्टम्स को कुछ नोटिस भेजी है, जिसके वजह से मार्केट में आज वो इन्वेस्टर को पता चला, और वो गवर्नमेंट की कोई भी रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट कंपनी जब वर्कआउट होती है तब इन्वेस्टर्स उसमें से अपना पैसा निकाल लेते हैं। तभी गवर्नमेंट ने कल एक्शन लिया, आरबीआई ने और सेबी ने, इसके लिए आज इन्वेस्टर उसमें से पैसा निकाल रहे हैं, और इसके लिए पेटीएम स्टॉक डाउन जा रहा है। तो ऐसे गवर्नमेंट न्यूज से डेफिनेटली स्टॉक में सेलिंग आती है, क्योंकि इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं। सो दैट इज द थिंग। राजेश पिल्ले जी, आपला कोर्स पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला ती देण्यात येईल स्क्रिप्ट, तोपर्यंत नाही। सो टिल द टाइम यू कैन एंजॉय इट, डेली वर्किंग और डेली ट्रेडिंग। कल सुबह 9 बजे मिलेंगे होपफुली फॉर द लाइव ट्रेडिंग। टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू कल सुबह 9 बजे लाइव मार्केट में शॉर्ट ट्रेड के लिए।